नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि जनता ने लगातार दूसरी बार स्थिर सरकार को चुना और जहां विकास के प्रति भरोसे को व्यक्त किया गया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रेरणा से लगातार राज्य सरकार पहले दिन से ही विकास को समान रूप से प्राथमिकता दे रही है। अद्भुत एक पूजन का कार्यक्रम है। इसमें 11,000 कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये हमारी कन्याओं के प्रति हमारा समर्पण, हमारा भाव, आदर और सम्मान बेटियों के प्रति दर्शाता है। और इस शानदार पहल के लिए, जिससे हमारा सनातन का जो परंपरा है वो भी आगे बढ़ती है। और इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे युवाओं को, नौजवानों को, नई पीढ़ी को जोड़ने में भी बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं कि हमारे कैसे त्योहार होते हैं, कैसे उत्सव होते हैं, कैसी हमारी मान्यताएं हैं, वो नई पीढ़ी को भी हस्तांतरित होते हैं, नई पीढ़ी में भी ट्रांसफर होते हैं। और ये बड़ा ही एक श्रद्धा और आस्था का पर्व है। चैत्र नवरात्रि भी चल रही है, तो ऐसे समय पर ऐसा पावन आयोजन होना अपने आप में पूरे समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री आवास परिसर में शहद निकालने का कार्य किया गया, जहां पहले चरण में 60 किलो शहद निकाला गया है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री आवास परिसर और आसपास के क्षेत्रों में 3 भी गार्डन विकसित करने की दिशा में कार्य किए जाएं। और जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में मौन पालन की अपार संभावना है। देहरादून में आयोजित सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया, जहां इस दौरान उन्होंने कन्याओं का पूजन कर आशीर्वाद लिया। तो वहीं समाज में मातृशक्ति के महत्व को भी रेखांकित किया। जानकारी देते चले कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति रही और जैसे कि माहौल पूरे तरीके से भक्तिमय हो गया, तो वहीं उत्साहपूर्ण तस्वीरें जो है वो देखने को मिली, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार नारी तू नारायणी के मंत्र को आत्मसात करते हुए महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणाएं की है कि राज्य में अब सभी मदरसों में शिक्षा को एक समान और व्यवस्थित किया जाएगा, जहां जुलाई से सभी मदरसों में केवल सरकारी बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ाई होगी। तो वहीं उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिक्षा के नाम पर किसी भी तरह की भ्रामक या फिर विभाजनकारी मानसिकता को पनपने नहीं दिया जाएगा। हमने कि मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया भाइयों बहनों, और इस बार जुलाई से सभी मदरसों में सरकारी जो हमारा बोर्ड है, सरकारी जो हमारा पाठ्यक्रम है, उस बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में जिहादी मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। आज अल्पसंख्यक स्कूलों में भी गुरुवाणी गूंजेगी, तो भाइयों बहनों इसमें कांग्रेस के लोगों को क्यों परेशानी होनी चाहिए? क्या परेशानी है कि अगर आप सिख समाज के लोग, जैन समाज के लोग, पारसी समुदाय के लोग, ईसाई समाज के लोग अगर वह भी उन अल्पसंख्यक स्कूलों में पढ़ेंगे तो इनको क्या परेशानी होनी चाहिए? हमने राज्य में बच्चों को गुमराह करने वाले अवैध मदरसों पर ताला लगाने का कार्य भी किया है, इससे भी इनको परेशानी होती है। जब हम सनातन धर्म को बदनाम करने वाले षड्यंत्र। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर पौड़ी से है, जहां ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संगठन विपुल डंडरियाल को
वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद उनका भव्य स्वागत किया गया। जहां आपको जानकारी देते चले कि जिला संगठन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे और जहां उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। तो वहीं इस अवसर पर विपुल डंडरियाल का कहना है कि इससे पहले उन्हें जिले में अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी और जिसे उन्हें पूरी निष्ठा के साथ निभाया था और अब उन्हें प्रदेश स्तर पर नई जिम्मेदारी मिली है और जिसे वह ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे। पूर्व में मैं जिलाध्यक्ष रहा पौड़ी गढ़वाल जनपद में और 2 साल का मेरा कार्यकाल रहा और वर्तमान में हमारे प्रदेश के चुनाव हुए हैं। उसमें मुझे प्रदेश संगठन के द्वारा वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष की उत्तराखंड की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संघ की जिम्मेदारी दी गई है। जिन जिम्मेदारियों को मेरे को सौंपा गया है उसका मैं पूरी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करूंगा और जो ग्राम पंचायत संवर्ग की जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। अब खबर देहरादून से है, जहां यमुना कॉलोनी स्थित विधानसभा अध्यक्ष के आवास का राज्य आंदोलनकारियों ने घेराव किया है। जानकारी देते चले कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य की बेटी अंकिता भंडारी को अब तक न्याय नहीं मिला है। लेकिन आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो आंदोलनकारियों की ओर से ये बातें कही गई, जहाँ आपको बता दें कि उनकी ओर से चेतावनी भी दी गई है कि जब तक बीजेपी के नेता इस मामले पर ध्यान नहीं देंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा। तो वहीं तब तक वे इस तरह से घेराव और आंदोलन को भी जारी रखेंगे। जहां प्रदर्शन में उन्होंने शांतिपूर्ण रूप से अपने आंदोलन का संदेश दिया है और जहां न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। अंकिता को बिल्कुल न्याय नहीं मिल पा रहा, सरकारें बिल्कुल मौन है और आज हम विधानसभा अध्यक्ष का घेराव करके उनसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने यही कहा था अंकिता हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। उनके लिए मुद्दा नहीं हो सकता, मगर उत्तराखंड की महिलाओं के लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और जब तक इसका न्याय नहीं मिलेगा हम इनको चैन से बैठने नहीं देंगे। इस सरकार को हम इनको बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड यहाँ की महिलाओं की शहादत पे और यहाँ पे लगातार आंदोलन के दौरान किए गई जो जितनी भी जातियां थी उत्तर प्रदेश सरकार की, उसके बाद ये राज्य में मिला था। और अगर हमारी सरकार भी ये सोचती है हम इसी तरह से अत्याचार यहाँ की जनता पे करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि राज्य हमारे शहीदों की कुर्बानी पे हमें मिला हुआ है और जिस तरह की बयानबाजी लगातार यहाँ के विधायक कर रहे हैं। अब खबर खटीमा से है, जहां स्थित सुरई रेंज में तराई पूर्वी वन प्रभाग के द्वारा एक विशेष संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया और जहां इस कार्यक्रम का उद्देश्य आगामी वन्य अग्नि काल और उसके बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं के प्रति मीडिया कर्मियों को जागरूक करना, तो साथ ही साथ उन्हें प्रशिक्षित करना है। जानकारी देते चले कि एसडीओ संचिता वर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यशाला में वन विभाग और मीडिया के बीच में बेहतर समन्वय पर विशेष जोर दिया गया है और जहां कार्यशाला में बायोलॉजिस्टिक्स प्रशांत कुमार, तो वहीं प्रोजेक्ट के एसोसिएशन भास्कर जोशी ने तकनीकी सत्र के बारे में भी जानकारी दी और जहां उन्होंने वन्य जीवों के व्यवहार, संघर्ष और कारणों के साथ साथ वनाग्नि से बचाव के उपायों पर भी विस्तार से जानकारी को साझा किया। मानव वन्य जीव संघर्ष वर्तमान समय में एक ज्वलंत समस्या भी बना हुआ है वर्तमान में हमारे क्षेत्र में, और इसी के निराकरण के लिए और स्थानीय जनता को जागरूक करने के लिए उसमें मीडिया की प्रमुख भूमिका को देखते हुए तराई पूर्वी वन प्रभाग के द्वारा सुरई रेंज में आज 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। संवाद नाम से हमने इसको यहाँ पर आयोजित किया और इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य था, जो हमारा ये वनाग्नि काल है और इसके साथ साथ जो मानव वन्य जीव संघर्ष से संबंधित जो घटनाएं हैं उनके निराकरण में हमारी जो स्थानीय मीडिया की बहुत अधिक महत्वपूर्ण जो भूमिका है उसको हम किस प्रकार से हम यूज़ कर पाएँ, उसका किस प्रकार से हम स्थानीय मीडिया का सहयोग ले पाएँ, जिससे ससमय हम त्वरित प्रतिक्रिया करके इस प्रकार की जो गलत चीज़ें हो जाती हैं उनसे हम बच सकें और स्थानीय मीडिया का सहयोग लेते हुए किस प्रकार से हम जो हमारे स्थानीय जनता है उसे जागरूक कर सकें, सही नियमों के बारे में, सही तथ्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकें। अब खबर धर्मनगरी से है, जहां हरिद्वार में वर्ष 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेला 2027 से पहले ही अखाड़ा परिषद को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें चले कि संत समाज के 2 प्रमुख धड़ों के बीच में इस समय नेतृत्व को लेकर खींचतान और अब पूरे तरीके से खुलकर सामने आ रही है, जिससे कि आगामी कुंभ
की व्यवस्थाओं और संतों की एकजुटता पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। हाल ही में जानकारी देते चले कि उज्जैन के महानिवारणी अखाड़ा के द्वारा 8 अखाड़ों के समर्थन का दावा करते हुए खुद को अखाड़ा परिषद घोषित किए जाने के बाद विवाद और भी तेज हो गया और जहां इस दावे के बाद अब निमरोही के अखाड़ा की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें कि संत परंपरा में मतभेद गहराते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल यह विवाद कुंभ की तैयारियों और अखाड़ों की एकता के लिए बड़ी चुनौती बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा, ये हमारी जो वाद विवाद है आज का नहीं है, कई सालों से चल रहा है और आप देख रहे हैं कि परिषद का अध्यक्ष कौन है। आपने देखा होगा प्रयागराज का कुंभ कौन किया, हमने ही किया है। आज हमने जिन्होंने उनका नाम लिया था, हमने उनको फोन किया, भाई क्या बात है महाराज, आप कहाँ है? गुरु जी क्या करे, उन्होंने हमारा नाम लिया, लेने दो ना, आप क्यों परेशान है। कहने का तात्पर्य देखिए, सबकी इच्छा होती है और वो भी हमारे भाई, उनकी भी इच्छा हम भी अध्यक्ष बने। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, ये तय हो चुका है कि जितने भी हमारे उदासी निर्मल अखाड़ा है, उनके अपने अध्यक्ष, उनके महामंत्री है और हमारा वैष्णव संप्रदाय के अपने अध्यक्ष, अपने महामंत्री है। भाई जब उनके अध्यक्ष है, महामंत्री है, मैं उनका कुंभ क्यों करूं? मैं कौन होता हूं? मेरे से ज्यादा विद्वान वो लोग हैं, मेरे से ज्यादा मेरा एक्सपर्ट वो लोग हैं। तो महाराज श्री से जो है, मैं समझता हूं उनसे भी अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। इस समय पूरा हिंदुस्तान जानता है अध्यक्ष कौन है और मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है कश्मीर से कन्याकुमारी आप पूछा अध्यक्ष कौन है, सब बता देंगे। महाराज गुरु जी, कुंभ मेले में सारे अखाड़े एक हो जाएंगे कि नहीं होंगे? नहीं, देखिए मैंने आपको कहा कि देखिए सबकी इच्छा होती है हम अध्यक्ष बने। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ कितने संप्रदाय है। सबसे पहले सन्यासी संप्रदाय, और सन्यासी में हमारे 5 अखाड़े हैं। कौन कौन सा अखाड़ा है? जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा। उसके पश्चात हमारे 2 अखाड़े, निरंजनी अखाड़ा और हमारा आनंद अखाड़ा। उसके बाद आपने देखा है हमारे जो है वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं, उनकी अपनी परिषद है, उनके अपने अध्यक्ष है, उनके अपने महामंत्री है। वो स्वयं जो है बहुत अच्छे व्यक्ति है, वो स्वयं अपना कुंभ करेंगे। खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ को कुंभ के रूप के मानने के फैसले पर अब विवाद खड़ा हो गया है। जी हां, आपको बताते चले कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मेला उपाध्यक्ष अशोक त्रिपाठी ने प्रेस क्लब हरिद्वार में मीडिया से बातचीत करते हुए इस निर्णय को अध्यात्म और परंपरा के खिलाफ बताया है। जहां अशोक त्रिपाठी का यह भी कहना है कि हरिद्वार की पौराणिक और सनातन पहचान को राजनीतिक आयोजनों या फिर कृत्रिम कार्यों से नहीं बदला जा सकता। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर डोईवाला से है, जहां क्षेत्र के अंतर्गत रानी पोखरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्थापना की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन मंगलवार को 37वें दिन भी जारी रहा। जहां आपको बताते चले कि स्थानीय लोग भट्ट नगरी और लिस्ट्राबाद क्षेत्र में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की भी मांग की जा रही है। इस आंदोलन में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत और पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह भी पहुंचे और जहां आंदोलनकारियों को समर्थन उनकी ओर से दिया गया है। और ये लड़ाई वास्तव में पोखरी में उत्तराखंड जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लॉ यूनिवर्सिटी 22 अप्रैल 2019 को स्वीकृत हुई थी, उसकी बाकायदा ये उसकी राजज्ञा निकली है। 22 अप्रैल को शासनादेश गजट नोटिफिकेशन हुआ है इस यूनिवर्सिटी का, और उसमें के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो इस क्षेत्र से विधायक भी थे, त्रिवेंद्र रावत जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। ये पहला अवसर है कि आज 2019 में गजट नोटिफिकेशन होता है, आज 2026 हो गए, लगभग अप्रैल लगभग 6 साल हो गए, 6 साल से भी ज़्यादा हो गए। ये दुर्भाग्य है कि आज तक इस जो शिलान्यास हुआ था यूनिवर्सिटी का, गजट नोटिफिकेशन हुआ था, ये पहला अवसर होगा कि जब किसी इंस्टीट्यूट का, किसी संस्था का गजट नोटिफिकेशन हो जाए, शिलान्यास हो जाए, जमीन अधिग्रहण हो जाए,
और उसके बाद वहाँ आज तक ईंट भी नहीं लगी। अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के अभियंता प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जी आपको बताते चले कि हड़ताल से पहले लूनिवी प्रमुख अभियंता कार्यालय पर भी धरना प्रदर्शन किया गया था, और जहां महासंघ का साफ तौर पर कहना है कि लंबे समय से लंबित 27 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार का ध्यान हमारी ओर नहीं है, और जहां प्रांतीय अध्यक्ष हरिश्चंद्र शर्मा के अनुसार जिला अधिकारियों के माध्यम से भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे गए, लेकिन अभी तक भी कोई समाधान नहीं मिला है। जो डिप्लोमा महासंघ है, इनके 27 मांगे हैं। उन 27 मांगों पर कल प्रमुख सचिव महोदय वित्त की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी हुई थी, जिसमें संगठन के सारे लोग उसमें थे। हम लोग भी उस मीटिंग में थे। तो वो कई चीज़ों पे जब वार्ता हुई, तो वार्ता उसमें अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, उसमें कि कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो सबसे रिक्वेस्ट भी की गई थी, क्योंकि अभी हमारा मार्च का टाइम है, सारी चीज़ें हैं, तो ये रिक्वेस्ट किया गया था कि भाई इस समय थोड़ा स्थगित कर दें, 15 दिन के लिए स्थगित कर दें। उसके बाद फिर 15 दिन उसके बाद फिर दोबारा आ जाए। अगर आपके वो समाधान नहीं होता है आपकी मांगों का, तो दोबारा से आप कर लें। लेकिन उस पर संघ की जो संगठन है, उत्तराखंड महासंघ वाला जो संगठन है, उनकी कोई उसमें विचार विमर्श में नहीं बन पाई बात। ये जो अभी हमारा मार्च का एंडिंग है, निश्चित रूप से टाइम ऐसा रहता है जिस समय सारा काम भी होता है, तो उसका प्रभाव तो पड़ ही रहा है। एक्चुअली क्या है, मैं रमेश चंद्र शर्मा, प्रांतीय अध्यक्ष उत्तराखंड डिप्लोमा महासंघ। हमारा ये आंदोलन कार्यक्रम 2 फरवरी से लगातार चल रहा है। 2 फरवरी को हमारा जो है शाखाओं में कार्यक्रम था, 10 फरवरी को जनपदों में कार्यक्रम था पूरे उत्तराखंड में। 18 फरवरी को हमने जो जनपदवार प्रत्येक जनपद में जो धरना कार्यक्रम था, और माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया। 23 फरवरी को हमारा परेड ग्राउंड से सचिवालय तक सचिवालय कूच का एक कार्यक्रम था। उसमें काफ़ी संख्या में हमारे लोग उपस्थित हुए, करीब 2500 लोग उसमें उपस्थित थे। उसके बावजूद भी हम लगातार शासन में अपनी मांगों से संबंधित परसुएशन कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को सुना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आमजन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ साथ चारधाम यात्रा को और भी अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड परिवहन विभाग की ओर से हरिद्वार में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और जहां हरिद्वार के एक निजी होटल में आयोजित सुरक्षित साथी गीग वर्कर रोड सेफ्टी एवं इमरजेंसी रिस्पांस ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया है, और जिसपे कि परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा की ओर से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जानकारी देते चले कि इस दौरान मंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर राज्य के प्रवेश द्वार गुरुकुल नासन में एक आधुनिक सूचना केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। ये बैठक ली थी अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, तो सभी से चर्चा हुई, और आने वाला समय जो है चारधाम यात्रा का है। पहली चुनौती हमारे सामने चारधाम यात्रा की है। चारधाम यात्रा सुगम हो, सरल हो, यात्रियों को सुविधाएं मिले, इसके लिए पूरा ध्यान रखा जाएगा। और कल से इस पर कार्रवाई मैं समझता हूँ शुरू हो गई, और बहुत जल्दी जो है सभी चीज़ें लाइन अप कर लेंगे। जो आज हीरो क्लब द्वारा कार्यक्रम रखा गया है, और ट्रांसपोर्ट को लेकर, रोड सेफ्टी को लेकर कार्यक्रम रखा गया है। और मैं समझता हूँ कि रोड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। हम लोग जब रोड पे निकलते हैं, तो बस में जब बैठते हैं या किसी भी व्हीकल में बैठते हैं, अपनी जान उसको देकर रखते हैं, तो रोड सेफ्टी इसके नॉर्म फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो यही आज मैं संदेश देने मैं सोचता हूँ कि हीरो को अपने कार्यक्रम रखा है, तो इसमें यही ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे रोड सेफ्टी के नॉर्म फॉलो करे जाए। सर, विभाग में जैसा जो जिम्मेदारी मिली उसे निभाएंगे, सेवा के रूप में निभाएंगे, आम आदमी के लिए काम करेंगे, गरीब आदमी के लिए काम करेंगे। तो गरीब आदमी तक सरकारी योजना पहुँचे, गरीब आदमियों को मदद मिले, और हर एक की यात्रा सुगम हो, सरल हो, और जब आदमी रोड पर निकले तो उसका जीवन सेफ करना हमारी जिम्मेदारी। सर, विभाग कहीं विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं या सुरक्षित ज़्यादातर के लिए हम लोग काम करेंगे, और जैसे पहाड़ पे हमारे दूरदराज के इलाके हैं, वहाँ तक रोड्स अच्छी हो हमारी, और हमारी जो बसेज हैं वो दूर दराज के इलाके में पहाड़ पर जाएं, और सभी को यात्रियों को उसकी सुविधा मिले, और बस की कंडीशन अच्छी हो, बस अच्छी हो, बस में जब यात्री बैठे तो उसको एक फील गुड की भावना आनी चाहिए। अब खबर रामनगर से है, जहां एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एलपीजी की कोई भी कमी नहीं है, जहां उन्होंने हालिया गैस वितरण में आई अव्यवस्थाओं के कारणों पर चर्चा करते हुए कहा कि यह सिस्टम की खामियां हैं और रिकॉर्ड रखने में कमी की वजह से हुआ है, और जहां एसडीएम का कहना है कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर मिल सके।
अब खबर हरिद्वार से है, जहां शिवालिक नगर क्षेत्र में शील फार्मेसी पर 2 लुटेरे ग्राहक बनकर पहुंचे और जहां आपको बताते चले कि मेडिकल स्टोर स्वामी सत्यशील वत्स की गले से सोने की जो चैन है वो झपट्टा मारकर वे फरार हो गए। और जहां सोमवार की देर शाम 2 मोटरसाइकिल सवार लुटेरे दुकान पर आए और जहां सामान खरीदने का बहाना बनाकर उन्होंने इस झपट्टा मारने की घटना को अंजाम दिया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।